हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इकोनॉमिक टाइम्स 11 अक्टूबर के एडिशन के बारे में। इसमें मैं आपको समरी दूंगा, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करूंगा, जितनी कोशिश करूंगा जितना कवर कर पाऊँ यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई आपको एडिशनल कुछ इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि आपका मतलब साल ऑब्वियसली जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर तक। अब क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर वाली बात होती है वो आपकी 31 मार्च पे एंड होती है, अप्रैल से शुरू होती है। मैं अप्रैल का बीच में एक मार्क कर रहा हूँ। अप्रैल से लेकर आपका दिसंबर तक इस साल का, एंड अगले साल का दिसंबर टू दिसंबर, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी टू मार्च, 3 महीने। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है। अब जो क्वार्टर्स डिवाइड होते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। तो अप्रैल से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अप्रैल मई जून, जून का आप यहाँ पे एक मार्क मान सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर आप कह सकते हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड पे अगर आप देखें, ये जून का एंड है, सितंबर का एंड है, यानी कि जुलाई की स्टार्टिंग, अक्टूबर की स्टार्टिंग। तो ये आपका सेकंड क्वार्टर आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अक्टूबर हुआ स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीसरा क्वार्टर होता है। अब अभी हम जो खड़े हैं वो खड़े हैं कि 11 अक्टूबर पर यहाँ पर खड़े हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि सेकेंड क्वार्टर जो है जस्ट अभी एंड हुआ है आपके 31 सितंबर को, या 30 सितंबर, जो भी इनमें वो एंड होता है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर कि होता क्या है कि इसकी जो रिपोर्टिंग है वो धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो जाएगी अब। और पहले महीने अगले नेक्स्ट क्वार्टर के ऑलमोस्ट हर कंपनी अपना रिपोर्ट निकाल देती है, हर अपने क्वार्टरली रेवेन्यू का, प्रॉफिट का। और इस तरीके से और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स, जैसे जीडीपी कितना चल रहा है, टैक्स रेट का हमने कल ही देखा था। तो इस तरीके से ये सारे मेट्रिक्स भी आते हैं। अब ये इस ही क्वार्टर के लिए स्पेसिफिक बात नहीं है, ऐसा हर क्वार्टर के लिए होगा, इस क्वार्टर के लिए भी होगा, इस क्वार्टर के लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। एंड जब जनवरी टू अप्रैल का पीरियड रहता है, जनवरी टू 31 मार्च, उसको ईयर एंड बोलते हैं। और ईयर एंड वाली रिपोर्ट्स थोड़ा और लेट आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा और डिटेल्ड और उस तरीके से होती है। एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बाद में ही आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ। आपका टीसीएस ने भी क्वार्टर 2 का रेवेन्यू, जो मैंने आपको ये क्वार्टर 2 बताया, जून से लेकर सितंबर तक, क्वार्टर 2 की रिपोर्टिंग आ गई है इनकी। इनका नेट प्रॉफिट, देखो दो तीन चीजें होती हैं मेन सबसे ज्यादा। अब टीसीएस एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी मतलब इनके मेन क्लाइंट्स बाहर चल रहे हैं, यानी यूएस वगैरह के अंदर चल रहे हैं। और यूएस वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि इस टाइम थोड़ा मतलब रिसेशनरी, मैं बोलूंगा रिसेशनरी माहौल है। मतलब बहुत उसको वो नहीं बोलेंगे डिप्रेशन चल रहा है, बट रिसेशनरी है। थोड़ा कम प्रोडक्शन, थोड़ा कम आउटपुट की डिमांड चल रही है। तो उन चीज़ों को बीट करते हुए उन्होंने नेट प्रॉफिट अपना निकाला है, कम से कम लॉस में तो नहीं गए हैं। और 8.4% से ग्रोथ भी शो करी है प्रॉफिट के अंदर, जो कि बीटिंग एस्टिमेट जो मैंने बताया। ये एस्टिमेट वाली बात मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा। रेवेन्यू राइजेस 18% ईयर ऑन ईयर। ये वाई ओ वाई होता है, ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं। और ये अब पहुंचकर इतने करोड़ पर पहुंच गए। ये फिगर वगैरह आप ज़्यादा मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये लोड डालती है दिमाग के ऊपर, और फिर बाकी चीज़ें समझ में आना थोड़ी कम हो जाती हैं जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आगे। टीसीएस का आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इतना रहा आपका, 8.4% का इंक्रीज रहा। अब इसमें आप यहाँ पे जो मैंने बात बोली आप पढ़ भी सकते हैं। अमिड रिसेशनरी ट्रेंड्स इन इट्स बिगेस्ट मार्केट सच एज यूएस एज वेल एज जियोपॉलिटिकल टर्मोइल इन यूरोप। जियोपॉलिटिकल टर्मोइल मतलब कुछ वहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं कुछ कंट्रीज के बीच में यूरोप में, जो कि हालांकि काफ़ी कॉमन है यूरोप की। अगर हम बात करें, यूएस में आपके रिसेशनरी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो उसकी बिगेस्ट मार्केट है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब इसमें मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ऑल ज्योग्राफीज एक्सेप्ट एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका ग्रू इन डबल डिजिट्स। तो यहाँ पर आपने कई सारी चीज़ें, जैसे एशिया पैसिफिक है, ये इसको ए पैक भी बोलते हैं, ए पैक, बहुत शॉर्ट में ए पैक, ए फॉर एशिया एंड पैसिफिक का पैक। तो इनमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये मैं थोड़ा आपको वर्ल्ड मैप जैसे बिजनेस की सेंस में बोला जाता है वैसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये आपको आई होप वर्ल्ड मैप पूरा विजिबल होगा, एंड मेरा कर्सर भी। तो आप सभी भी जानते हैं कि ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स वाली चीज़, और इसके अंदर अंटार्कटिका यहाँ पर नहीं है ऑब्वियसली, वो क्योंकि कोई वो बिजनेस रेलेवेंस से नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये यूरोप का पार्ट है आपका। यूरोप का, इसके अंदर वेस्टर्न यूरोप को एक रेफर किया जाता है, एक ईस्टर्न यूरोप को या मिडिल ईस्ट यूरोप को रेफर किया जाता है, अगर बिजनेस न्यूज़ की या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की बात करें। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एपैक का जो रीजन होता है, इसके अंदर इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, कजाकिस्तान इसके अंदर नहीं है, रशिया भी इसके अंदर नहीं है। हालांकि बहुत डिबेट है इसके ऊपर, रशिया होना चाहिए इंक्लूड, बट रशिया इसके अंदर इंक्लूडेड एज ऑफ नाउ नहीं है। चाइना इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, मंगोलिया नहीं होता है। तो यहाँ से आप ये बाउंड्री थोड़ी थोड़ी इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर, चाइना वगैरह तक। और नीचे लेकर आप ऑस्ट्रेलिया तक, पूरा न्यूजीलैंड तक ला सकते हैं इसको। तो ये जो पूरा रीजन है ये है एशिया पैसिफिक का रीजन। तो एशिया की काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर आ जाती हैं और ये आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो अफ्रीका के अंदर चारों डिवीजन किए जाते हैं।
नॉर्दर्न और साउदर्न के बेसिस पे भी किया जाता है। ये आपका लीबिया, अल्जीरिया, माली, नाइगर, चैड, ये सब आपकी नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर आते हैं। एंड साउदर्न अफ्रीका ये आपका पूरा हो गया, जिसमें लास्ट आपकी टिप होती है साउथ अफ्रीका ही होती है। इसका एक ये पूरे कॉन्टिनेंट का नाम भी साउथ अफ्रीका है, एंड ये कंट्री का नाम भी साउथ अफ्रीका है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर डायमंड्स वगैरह का काफ़ी सारी चीज़ें वो है, रिसोर्सेज। अब इसके बाद अगर हम वैसे डिवीजन देखें तो ईस्ट वेस्ट में भी डिवीजन किया जाता है, जहाँ पे ये जो द गाम्बाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक कंट्री, इसके बारे में हम आज ही बात करने वाले हैं। तो ये आपका वेस्ट हो गया एंड ये ईस्ट पार्ट हो गया। इस तरीके से भी डिवीजन होता है दोनों तरीके से। और ये जो आपका यहाँ पे सारी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, निगर, अल्जीरिया, और यहाँ पे भी कुछ कंट्री इंडोनेशिया भी है वगैरह वगैरह, इन सबको ओपेक कंट्रीज भी बोला जाता है। ओपेक आपकी मतलब बेसिकली ये पेट्रोलियम यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे पेट्रोलियम रिच ये कंट्रीज है। तो उस तरीके से ओपेक मतलब का फॉर्मेशन ही यही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, तो कंट्रीज। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। एपेक का मैंने आपको बता दिया रेलेवेंस पूरा। और ये G20 वगैरह भी है, ये हम आगे वाली न्यूज़ में ही देखते हैं। तो हम चलते हैं वापस। ये आपका एशिया पैसिफिक अब आपको समझ में आ गया होगा, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका ये सब आपको अब पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ है, अभी इन्होंने कैसे पेमेंट करेंगे वो सब भी बात की है यहाँ पर, बट ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बात नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद अदानी क्लोजिंग इन ऑन जेपी सीमेंट बेस। तो यहाँ पे अदानी ने, मतलब जो अदानी की कंपनी आपकी द अदानी ग्रुप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंटली, मैं आपको बताऊँ, होलसिम, एक होलसिम बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में दो सबसे बड़ी, ऑलमोस्ट सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनियां होल्ड करते हैं, उसके अंदर होल्डिंग रखते हैं, जो कि है आपके अंबुजा सीमेंट्स एंड एसीसी। इन दोनों से ऊपर एक ब्रांड है अल्ट्राटेक, आपने नाम सुना ही होगा। तो उनके अलावा ये दोनों आपके सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर ही है। तो अब मार्केट शेयर का अगर हम बेसिस पे देखें तो ये सेकंड और थर्ड नंबर पर है। इन दोनों को ही अभी रिसेंटली अदानी ने अक्वायर कर लिया था होलसेल से, जितना भी उनका शेयर था। और फिर अब उसके बाद अभी वापस एक और एक्विजिशन कर रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही, जेपी सीमेंट का। तो जेपी सीमेंट ही खरीद रहे हैं, और इसका कि किसने किसने होल्डिंग कर रखी है, कितने कितने की डील है, वो सब बता रखा है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से डील हो रही है, मतलब ये लोग अभी इसको होल्ड करते हैं जेपी सीमेंट को। और जो डील है वो आपकी 3298 to 4120 करोड़ रुपीस पर होगी। बट ये बहुत ही वेग नंबर है, आप इसकी जगह ये याद रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं 400 to 500 मिलियन। बट ये भी आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा कि अदानी के पास जो मार्केट शेयर कितना हो गया है और कितना कंट्रोल इनका है पूरे बिजनेस के ऊपर, ये अगर चाहे तो कोई कमेंट करके बता सकता है कि सिंस अब इनके पास अंबुजा सीमेंट भी है, एसीसी भी है, और अब मान सकते हैं जेपी सीमेंट भी होगा, तो इन तीनों का मार्केट शेयर कंबाइन करके कितना होगा। एंड अल्ट्राटेक जो भी मार्केट लीडर है, नंबर 1 पर है इंडिया के अंदर, उसका कितना है। अब स्टार्ट करते हैं। ओईसीडी फाइनलाइजेस ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन क्रिप्टो करेंसी। ओईसीडी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया है। ओईसीडी आपका हुआ, आपके पहली लाइन के अंदर फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर थोड़ा बहुत बाद में आते हैं, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। ग्लोबल फ्रेमवर्क, अभी सिंस ग्लोबल फ्रेमवर्क है यहाँ पर, ऐसा बेसिकली इसीलिए ही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर, और इनमें कोई इशू ही नहीं है। मतलब अगर आपको बैंक का भी ट्रांसफर करना होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की आपको हेल्प लेनी पड़ती है आपके बैंक को, जिसको स्विफ्ट बोलते हैं। अगर आप में से किसी ने फॉरेन किसी को भी मतलब पैसे ट्रांसफर किए हो बैंक के थ्रू, तो आपको एक स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्विफ्ट कोड से क्या होता है कि स्विफ्ट कोड से पूरे ग्लोबली बैंक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, यानी हर एक ग्लोबल बैंक की हर एक ब्रांच का अलग स्विफ्ट कोड होता है। तो ये काफी एक लोकलाइज्ड मैकेनिज्म है स्विफ्ट ने जो बनाया है आपका। तो मतलब स्विफ्ट में वो ऑब्वियसली कार ब्रांड के बाद निकाला। तो यहाँ पर ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क था, ऐसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। और उसमें क्या होता था कि फिर ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग है या ये आपके टैक्स की इवेजन की प्रॉब्लम है, वो सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसको ये डील करते हुए आपका एक ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। विल बी प्रेजेंटेड टू G20's एफएमएस या एफएम्स इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, ये मतलब इतना कोड वर्ड में मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे लिखते क्यों है, हालांकि नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। G20 का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 20 क्या है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक इमेज है। ग्रुप ऑफ 20 है जो सबसे ज्यादा टॉप 20 इन्फ्लुएंशियल देश है पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर, तो उनकी आपका एक ग्रुप है। इस तरीके से एक G7 पहले ग्रुप हुआ करता था सबसे पहले, फिर एक G8 ग्रुप बना, उसमें रशिया ऐड हुआ, अब एक G20 ग्रुप भी है। ये सब भी हैं और G20 भी अलग से है। तो उनके अंदर ये वाली कंट्रीज तो हैं ही, और ये अलग से आपकी 12 कंट्रीज और हैं। तो इन सबको प्रेजेंट किया जाएगा, ये पूरा जो इनका ग्लोबल फ्रेमवर्क है। अब ये जो लिखा है एफएमएस या एफएम्स, इसका मीनिंग है फाइनेंस मिनिस्टर्स। एफएम का वैसे भी मीनिंग अगर आप वैसे देखें कॉन्टेक्स्ट में तो फाइनेंस मिनिस्टर ही निकल के आता है। तो G20 यानी हर कंट्री के जो ग्रुप ऑफ 20 कंपनीज के अंदर है,
उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर को ये दिखाई जाएगी पूरा ग्लोबल फ्रेमवर्क, और ऑब्वियसली बात है उनसे अप्रूवल के बाद ही उन कंट्रीज में वो अप्लाई किया जाएगा। तो आई होप कोई पूरा क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे हम ये आपका बीच में बेसिकली एक आपके द पॉलिटिक्स के पेज होते हैं, तो वो हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं। गाम्बिया इशू। अब गाम्बिया की जो मैंने आपको बताया था, जो कि आपके वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन एक तरीके से मैंने आपको मैप पे दिखाया था, तो वेस्ट में आपके पड़ता है गाम्बिया। इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर कफ सिरप से रिलेटेड एक इशू चल रहा है कुछ टाइम से। एक कंपनी है मेड इन फार्मा, उनके बेसिकली उनके ऊपर एक अलेज किया जा रहा है कि उनके कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कफ सिरप के, बहुत सारे उनके ब्रांड्स हैं, उनमें से कुछ ब्रांड्स जो आपके गाम्बिया तक भी सप्लाई होते हैं, तो उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं और उनकी वजह से डेथ हो रही है गाम्बिया के अंदर, एक अफ्रीकन नेशन के अंदर। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि कुड फेस क्रिमिनल चार्जेस, मतलब ये सब इनके ऊपर हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये मतलब एक कंटेमिनेशन वाला केस है पूरा। मैगी का केस आपने सुना होगा, बहुत सारे और केसेस होते रहते हैं, टॉप्स के ऊपर अचार से रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लग सकते थे, जेल टाइम अगर ये हो जाता है। बट इनके खुद के एमडी ने ये कहा है कि कंपनी हैज़ बीन फ्रेम्ड। फ्रेम्ड एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि इसको फंसा दिया गया है, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ्स नॉट ड्यू टू आर प्रोडक्ट। इन्होंने ये तक कहा है कि देयर हैज़ बीन नो कंटामिनेशन और डेथ दैट हैज़ हैपेंड ड्यू टू द प्रोडक्ट, द डेथ्स हैव अकर्ड ड्यू टू पैरासीटामोल। तो ये इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दे दिया। मुझे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं पता है कि कैसे पैरासीटामोल से डेथ हो सकती है जब कफ सिरप को बोला जा रहा है, या फिर हो सकता है कि दोनों को साथ में लेने की वजह से कुछ ऐसा हुआ हो। तो ये सब मुझे क्लियर नहीं है, ना इस आर्टिकल में या कहीं पे क्लियर है। तो अगर आपको पता रहता है, आपको कोई रिसोर्स पता है, तो आप बता सकते हैं। विच इज़ नॉट आ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली बात है पैरासीटामोल की जिम्मेदारी ये लोग नहीं ले सकते हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, और इनके प्रोडक्ट के अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। आगे चल के ये भी चलाते हैं, ये मतलब अगर हम और आपको डिटेल में नहीं जाना है तो ये यहाँ पे लिखा है सब कि ये हरियाणा बेस्ड एक ड्रग अथॉरिटीज़ ने और इन सब ने इनके ऊपर केस वगैरह किया है। बट तो फिर यहाँ पर अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो बेसिकली क्या है कि आगे इन्होंने अपने बारे में और बताया है कि कैसे ये आपके WHO सर्टिफाइड वगैरह हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन September 29 द WHO सेड दैट, सॉरी एक्चुअली थोड़ा ऊपर देख सकते हैं, इट इज़ अ WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP एंड ISO 9001 2015 सर्टिफाइड फार्मा कंपनी। तो ये दो स्टैंडर्ड्स भी ये लोग मीट करते हैं, जो कि अगर आप वैसे सर्च करते हैं तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज भी दोनों स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती हैं। WHO का तो आपको नेम से समझ में आ रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में इनके जो भी है वो WHO अप्रूव्ड या WHO रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। दूसरा जो स्टैंडर्ड है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफिस के थ्रू ही है, ISO 9001 2015, ये 1998 के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। और इसका मीनिंग, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको ये वर्ड पता होगा या पता होना चाहिए, QMS होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो उस तरीके से ये अपना प्रोड्यूस करते हैं, और QMS के अंदर सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन अगर कोई होती है मतलब किसी फार्मा कंपनी के लिए या वैसे भी, तो वो यही होती है ISO 9001 2015। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, एक बहुत ही अच्छे ट्रैकर के बारे में आपको इसमें बताऊंगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक्सपेक्ट्स ऑक्यूपेंसीज टू सी अ बिग जंप, यानी कि बेसिकली जो रूम, अगर आपने देखा हो कि हॉस्पिटल के अंदर लोगों को अपनी मेडिकल उस नीड्स की वजह से रूम लेना पड़ जाता है, तो उस ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो सितंबर और अगस्त के एस्टिमेट्स बीट हो चुके हैं, और मतलब कमिंग मंथ्स के अंदर भी ज़्यादा ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि मतलब ऑब्वियसली बात है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव तो अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है बोलने का, मतलब मैं तो इसको ओवरऑल तो नेगेटिव ही है। बट एवरेज जो भी है, एवरेज रूम रेट्स इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ गई है, इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स ने ऐसा कहा है। अब मैं आपको एक ट्रैकर के बारे में बताता हूँ। एक ट्रैकर होता है STR ट्रैकर। STR ट्रैकर एक मतलब इसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर ही काम करते हैं। ये आपका ये STR नहीं, सॉरी, अच्छा यहाँ पर नहीं है। STR ट्रैकर के बारे में आपको वैसे बता दूं कि हर इंडस्ट्री के लिए एक ट्रैकर बने हुए हैं। जैसे आपकी जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके पास ये बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से ये डेटा निकाल निकाल के कंपाइल करके ऐसे ट्रैकर्स बनाते हैं। इन ट्रैकर में क्या होता है, ऐसे ऐसे नंबर काउंट होते हैं कि कितने बेड्स, कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है, और कितना आपका जैसे ड्रॉप ऑफ रेट रहता है। जैसे अगर कोई आया हॉस्पिटल के अंदर, वो बिना इलाज करे हुए यहाँ से चला गया, यानी कि उसने पहला बेसिक ट्रीटमेंट लिया और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट या फिर एडमिट होना था तो यहाँ पर नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे क्रूशियल ये लोग अपने डेटा निकालते रहते हैं। एक str.com ही इनकी वेबसाइट है, मैं आपको अगर अभी हो सके तो दिखाता हूँ। str.com इनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे पूरा इनके ऊपर डेटा की रिपोर्ट्स और ये सब निकालते हैं, डेटा के इनसाइट्स का इनके ऊपर पूरा सेक्शन है। इसके ऊपर ये अपना मतलब ऑब्वियसली बात है, अपने ट्रैकर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी, बट ये इनसाइट्स निकालते रहते हैं कि कितना कितना ये सब, यही होटल का रेट, आपके मतलब हॉस्पिटल के रूम्स का रेट, ये सब
ये जैसे जैसे चल रहा है। तो ये जो है इकोनॉमिक टाइम्स के साथ शेयर किया इन्होंने और उसके बेसिस पे ये न्यूज़ पूरी निकाली जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर बताया जा रहा है जो आपका ऑक्यूपेंसीज है अगस्त सितंबर के अंदर 3% से इंप्रूव हुई। और अगर हम रेट्स की बात करें जो ऊपर लिखा था एवरेज रूम रेट्स इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, तो वो 200 रुपये के आसपास से एवरेज बढ़ा है पूरे इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ है यहाँ पर पूरी स्टडी के अंदर सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंसीडर किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रूम या उन सब की बात है, तो पब्लिक हॉस्पिटल्स को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कंसीडर नहीं किया गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है क्रेडिट असेसमेंट। एक कंपनी है, एक मतलब आपकी ब्रिकवर्क नाम की कंपनी है, वो क्रेडिट असेसमेंट के अंदर काम करती है। क्रेडिट असेसमेंट क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं दो लोग आते हैं आपके पास, ए और बी दो लोग आते हैं, आपको 500 रुपीज़ आपके पास लोन देने के लिए है। दोनों लोग आपसे 500 रुपीज़ मांगना चाहते हैं, दोनों लोग आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, दोनों लोग आपको 1 साल के अंदर पैसा वापस कर देंगे। तो आप किसको इनमें से चूज करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसका असेसमेंट आप कैसे करेंगे वो बेसिकली पूरा आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपके इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप हो सकता है ये पूछ लें कि कौन सा ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। तो ये जो क्वेश्चन है ट्रस्ट वर्दी होने का, ये आप किसी कंपनी के बारे में या किसी बैंक के बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो उनके लिए क्रेडिट असेसमेंट कंपनीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं, CRAs। जैसे अगर आपने द बिग शॉट देखी हो तो उसके अंदर मूडीज का एक जिक्र है। तो क्योंकि वो मूडीज वहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग दे रहे थे वो बहुत इजी या बहुत लूज तरीके से दे रहे थे, इसलिए आपका क्राइसिस का एक और मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी बना बाद में जाके। तो ये जो आपका क्रेडिट असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी इकोनॉमी के लिए। एक बैंकिंग सिस्टम को पूरे लोन किसको देना है किसको नहीं देना है वो केवल और केवल क्रेडिट असेसमेंट के ऊपर भी कई बार चल रहा होता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, सेबी ने एक बैन लगा दिया है ब्रिक वर्क के ऊपर। ब्रिक वर्क एक ऐसी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, एक रिटायर्ड या कह लो कि थोड़े ड्रॉप आउट उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम सर्व एज एन IAS करने के बाद उन्होंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट करी थी IAS छोड़कर, और उनकी ये कंपनी थी और अभी उनके ऊपर बैन लगा रहे हैं। और मतलब यही बता रहे हैं कि रेटिंग शॉपिंग कराते थे, मतलब अगर जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी को लोन चाहिए तो उसको अच्छी रेटिंग चाहिए, तो ऐसी कुछ कुछ कंपनी बनी हुई थी जैसे ब्रिक वर्क, जहाँ पर वो थोड़ा पैसे या फीस में एडजस्टमेंट करके थोड़ी रेटिंग वहाँ से अच्छी ले सकते थे। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो रेटिंग जो बढ़ाने ये जो रेटिंग इन्फ्लेटेड देते थे, कई लोग को ज़्यादा रेटिंग देते थे, नहीं डिजर्व करते थे लोग, तो उनकी वजह से इनके ऊपर एक ना बैन लगा दिया सेबी ने। और अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी सारी कंपनीज ने अपना जो क्रेडिट असेसमेंट का क्राइटेरिया बना रखा है, टेस्ट बना रखा है, उसको थोड़ा टाइट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि थोड़ा कम क्रेडिट रेटिंग दे पाए लोगों को। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और भी हैं इंडिया के अंदर, मूडीज तो है ही और बहुत सारे और भी हैं। तो आपका ये हुआ। अब इंडिया इंक जो वर्ड लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है इंडिया इंकॉर्पोरेटेड सेक्टर। इंकॉर्पोरेटेड सेक्टर का मतलब है बेसिकली कंपनी। अगर ऐसे जैसे आपको पूरे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को या पूरे कंपनीज को रेफर करना हो तो बहुत ईजी है, अगर आप इंडिया इंक बोल दें तो पूरा रेफर हो जाता है। तो आई होप कोई पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दो शायद न्यूज़ और होंगी। मैंने बोल दिया तो यहाँ पे मैं दो और न्यूज़ बहुत बेसिक में कवर करूंगा। पहली आपकी न्यूज़ है क्लीनिंग एयरपोर्ट मेट्रो ड्यूज विल हिट ऑपरेशंस, DMRC टेल्स HC। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको नहीं पता है, मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था, रिलायंस की एक कंपनी है DAMEPL, इसने कोलैब किया था जापान के साथ। तो इन दोनों ने मिलकर तभी अपने फंड्स लगाए थे, सब लगाया था और अपनी मेट्रो बनाई थी। और उसमें हुआ क्या था, उनका कई जगह पर ऐसा अग्रीमेंट भी था कि ये अपना बनाएंगे, खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, यानी खुद चलाएंगे, यानी जो पैसा मिलेगा वो इनको मिल रहा होगा, और फिर उसके बाद आपका मूव कर जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी DMRC को। तो इस तरीके से था, बट ऐसा नहीं हुआ। बीच में उनके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया गया कि हाँ अब आप छोड़ दो, रेवेन्यू हमारे पास आने दो, हम आपको पैसे एज अ लोन की फॉर्म में वापस दे देंगे। कई कई मेट्रोज के प्लान को लेकर ऐसा भी हुआ, कई कई का वही कंटिन्यू भी हो रहा है। तो सॉरी, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये था। अब यहाँ पर DMRC क्या बोल रहे हैं, डीएम मतलब एक हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को, कि अब इनको पूरा पेमेंट कर देना चाहिए DAMEPL को। तो ये पूरा जो पेमेंट है DAMEPL जो भी है ये सीख कर रहे हैं। ये 6872 करोड़ रुपीज़ का है एज ऑन May 10, और उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी DMRC पूरा एस्टिमेट लगाता है 5097 प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि इन्होंने May 10 तक का इंटरेस्ट इंक्लूड किया है या उससे पहले का भी इंटरेस्ट ड्यू है। इसके अंदर May 10 के बाद का इंटरेस्ट कम से कम नहीं है। तो ये चीज़ है। अब क्योंकि ये DAMPL जो है वो आपका पूरा डिस्प्यूट जीत गया है, और अगर हम सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये तो सिर्फ ऑरेंज लाइन की बात है। ऑरेंज लाइन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो दिल्ली मेट्रो की बहुत सारी लाइन्स हैं, जैसे ब्लू लाइन है, येलो लाइन है,
फिर पर्पल लाइन है, रेड लाइन वगैरह वगैरह। ऐसी एक ऑरेंज लाइन है। ऑरेंज लाइन मतलब एक रूट के ऊपर जो मेट्रो चलती है वो लाइन कहते हैं इसके अंदर। ऑरेंज लाइन, एयरपोर्ट लाइन भी उसको बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड काफ़ी टाइम केस चला, फिर ये DAMEPL वापस जीत गया, तो उससे रिलेटेड ड्यूज इनको यहाँ पर देने। आगे चले तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है कि क्योंकि चाइना जियोपॉलिटिकली इतना ट्रस्टेड नेशन नहीं बन पा रहा है, और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज इनके ऊपर एज अ होल ही ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं। आईफोन ने अपना आईफोन 14 का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर मूव कर लिया है चाइना से, मतलब एक काफ़ी बड़े स्केल पर। तो वो चीज़ है, अगर आप, ये मुझे क्लियर नहीं है यहाँ पर कि पूरा मूव हो चुका है इंडिया के अंदर आईफोन वाला या फिर थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो ये चीज़ आप हो सकता है किसी को पता हो तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है उनके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए इस फैक्ट के ऊपर। और चाइना प्लस वन एक टर्म नहीं चल रही है पूरी न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि अगर आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी प्रोडक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो फिर आप चाइना के अलावा एक ऑल्टरनेटिव अपना ढूंढ के रखें, वहाँ से भी अपने ये मंगाएं, मतलब जो भी है रॉ मटेरियल मंगाएं या फिर प्रोडक्शन करें। और उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा कंटेंडर इंडिया निकल के आ रहा है, क्योंकि इंडिया जोग्राफिकली बहुत पास है और इंडिया के जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। और खासकर NDA गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हम जो बिज़नेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज अट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, यही SBI की रिसर्च कहती है। तो चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं किस किस सेक्टर के अंदर किस किस तरीके से, या किस किस स्टेट वाइज हम किस किस सेक्टर के ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। अब चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर इतना ही कवर करूँगा अभी के लिए। बाकी दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू।